डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर देखना शुरू कर चुके हैं आप कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। एक बार फिर से हम एक खास विषय लेकर आपके बीच में हाजिर हैं और जिस तरीके से हर बार हम आपको बताते हैं कि आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सके, कुछ नई तकनीक, कुछ नई जानकारियों पर हम चर्चा करते हैं ताकि किसान भाई जो इस कार्यक्रम को देखते हैं या इस खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, अपनी खेती किसानी में परिवर्तन लाकर अपने लागत को कम कर अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। जैसे कि किसान भाई सभी जानते हैं कि खेती के क्षेत्र में मौसम का सीधा सरोकार है। अगर मौसम खेती के अनुकूल मिल जाए तो किसान भाइयों की बल्ले बल्ले हो जाए और उनकी उपज बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि समय में परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती के रूप में निकलकर सामने आया है। कहीं पर हम देखने को मिलता है कि कहीं समय से पहले अधिक बरसात हो जाती है, कहीं पर समय के बाद भी बरसात नहीं होती और कहीं कहीं तो इस तरह की स्थिति आती है कि फसलें एक एक बूंद के पानी को तरस जाती हैं। ये समस्या बहुत गंभीर है और धीरे धीरे आने वाले समय में ये समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी और इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं जिस तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन हम देख रहे हैं। अब इन सभी समस्याओं का जब हम बात करते हैं तो एक बात निकलकर सामने आती है कि पॉली हाउस में खेती करें। क्या ये समाधान है और किस तरीके से पॉली हाउस खेती हम कर सकते हैं और क्या इस समाधान का इस्तेमाल कर किसान भाइयों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदला जा सकता है और जिस तरीके से परिवर्तन यहाँ पर पर्यावरण में देखने को मिल रहा है, तो क्या सिर्फ एक विकल्प पॉली हाउस खेती है जो इस पूरी समस्या का समाधान कर सकता है। इसके तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको समझना और अपनाना बहुत आवश्यक होता है। इसको आप कैसे अपना सकते हैं और ये क्या है, इसकी बारीकियां क्या है, कैसे किसान भाई इसमें खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं और कैसे आप पर्यावरण की चुनौतियों से निपट कर भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन उससे पहले इस जो विषय आज का रहने वाला है वो विषय रहने वाला है कि पॉली हाउस में खेती, पॉली हाउस में खेती कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरीके की हो सकती है, क्या क्या इसमें सुविधाएं आपको मिलती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उन सभी से मैं आपका तारुफ करा देता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं IIRI पूसा से। सर आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मंचन सिंह जी हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं IIRI पूसा से। धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे एक सफल किसान हैं प्रमोद कुमार सिंह जी, आप फार्मर हैं बुलंदशहर से, नेट हाउस खेती आप करते हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जिस तरीके से खास मेहमान इस पैनल में जुड़ चुके हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। पॉली हाउस में खेती कृषि की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेती करने के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद फसल उगाई जाती है। दरअसल हमारे यहाँ किसान शुरुआत से ही खुले में खेती करते आ रहे हैं। हालांकि इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव जैसे अत्यधिक या अपर्याप्त ठंड, गर्मी, बारिश, हवा और अपर्याप्त वाष्पोत्सर्जन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही कीटों आदि से भी फसल को नुकसान की आशंका रहती है। लेकिन पॉली हाउस में खेती करने से किसान खुले में खेती के दौरान आने वाली चुनौतियों से छुटकारा पा सकते हैं। बता दें कि पॉली हाउस में सामान्य खेती से 2 से 3 गुना ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। पॉली हाउस में खेती के कई फायदे हैं, जैसे पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए काफी जरूरी है। पॉली हाउस का इस्तेमाल नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसम फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, खीरा, टमाटर और परवल आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस बनाने में किसानों को खर्च अधिक पड़ जाता है, लेकिन बेमौसम सब्जी उत्पादन होने से कीमत 3 से 4 गुना अधिक मिल जाती है। पॉली हाउस बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें। इसके लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा कम चलती हो, दिन भर धूप रहती हो और साथ ही सिंचाई की उचित व्यवस्था हो।
पॉली हाउस की दिशा पूर्वी पश्चिम होनी चाहिए, जिससे सूरज की रोशनी पौधों को दिन भर ज्यादा समय तक मिलती रहे। पॉली हाउस जमीन से कुछ ऊंचाई पर उठा होना चाहिए, जिससे नमी या पानी न रुके। जमीन की ढाल ऐसी होनी चाहिए कि सतह पर पानी पॉली हाउस से दूर रहे, नहीं तो फसल में रोग आने की आशंका बढ़ जाती है। पॉली हाउस में खेती शुरू करने के लिए प्रशिक्षण लेना भी फायदेमंद रहता है। इसके लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि फसलों के लिए नई पॉली हाउस तकनीक विकसित करने की दिशा में भी काम किया गया है। इस तकनीक को रिट्रैक्टेबल रूफ पॉली हाउस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसे केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान एक्सटेंशन सेंटर लुधियाना ने तैयार किया है। इसमें स्वचालित रूप से खुलने और बंद होने वाली छत होती है, जो PLC सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कंडीशनल डेटाबेस से मौसम की स्थिति और फसल की जरूरतों के आधार पर संचालित होती है। ये प्रौद्योगिकी किसानों को फसलों की जरूरत के हिसाब से खुले मैदान और नियंत्रित परिस्थितियों दोनों ही तरह से खेती करने के लाभ प्रदान करने में मददगार है। रिपोर्ट में आपने देखा कुछ बारीकियों को समझने की कोशिश की गई कि किस तरीके से आपको पॉली हाउस खेती फायदेमंद पहुंचा सकती है। चर्चा को बढ़ाते हैं आगे, डॉक्टर प्रवीण जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, जब हम पॉली हाउस खेती की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि पॉली हाउस खेती क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए और किसान भाइयों को इससे क्या लाभ हो सकता है और क्यों किसान भाई इसकी तरफ मुड़े। जी पुलकित जी, बिल्कुल सही आपने कहा। जो पॉली हाउस खेती है एक्चुअली वो संरक्षित खेती का एक हिस्सा है और इसमें हम संरक्षित माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं और उन माध्यमों के जो हम संरक्षित स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचनाएं बनाते हैं, उन संरचनाओं के अंदर हम जो खेती करते हैं उसको हम संरक्षित खेती कहते हैं। चाहे इसमें नेट हाउस हो, पॉली हाउस हो, लो टनल्स हो, वॉक इन टनल्स हो, इन सबको हम जो संरक्षित खेती के अवयव हैं उसमें से ही एक जो है पॉली हाउस भी है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपने कहा बदलते हुए जो हमारे प्राकृतिक परिवेश है, तो ये उसका पूर्ण रूप से उत्तर तो नहीं हो सकता, लेकिन उसका एक पूरक अवश्य हो सकता है। और हमारे किसान भाइयों की बहुत सी ऐसी जो समस्याएं हैं, चाहे वो वातावरण से संबंधित हैं, पानी से संबंधित हैं, तो उनसे हम काफ़ी हद तक इसको एक पूरक के रूप में इस खेती को ले सकते हैं। और जैसा कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं, तो जहाँ तक हम फ़ायदों की बात करें तो पहला फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि जो उपज होती है वो हमें 3 से 4 गुना ज़्यादा मिल जाती है खुले खेत की अपेक्षा। और जो गुणवत्ता उत्पाद की होती है वो बहुत ही उच्च स्तर की होती है, तो उससे हमें जो बाजार मूल्य है वो हमें ज़्यादा मिलता है। और तीसरी कि हम जो बेमौसमी फसलों की खेती कर पाते हैं, तो वो हम इस माध्यम से ही कर पाते हैं। और एक कुछ ऐसे फायदे हैं जिनको कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी, तो कुछ एक ऐसे फायदे हैं। डॉक्टर मानचंद जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मानचंद जी, जिस तरीके से डॉक्टर प्रवीण जी ने बताया कि बेमौसमी सब्जियों की भी हम खेती कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज के जो हमारे परिवर्तन हो रहे हैं और जिस तरीके से बाजार में सब्जियां उपलब्ध होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं उनके मन में ये बात रहती है कि बिन मौसम के जो सब्जियाँ आ रही हैं उसमें तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स लगाए जाते हैं। जिस तरीके से आम चर्चा में हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में सुनने को मिलता है, इंजेक्शन से सब्जियाँ उगाई जाती हैं। क्या पॉली हाउस में इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आती हैं? क्या मिथ है, इसको ज़रा समझाइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो बेमौसमी फसल होती है कोई भी, उसका उगाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब उस फसल की आवक ना हो बाजार में, तब हम उसके फसल के उत्पाद को पैदा करें। इससे क्या होता है, हम सभी चाहते हैं कि वर्ष भर एक ही चीज़ ना खाते रहें, विभिन्न चीज़ों को खाएं। और जो विभिन्न तरह की सब्जियां हैं वो हर एक मौसम में बराबर नहीं हो सकती हैं जी। तो जो संरक्षित खेती है उसका आयाम इसीलिए चुना गया है कि मौसम से इधर उधर, मौसम के पर्यंत खेती करें। और जो फसलें होती हैं, सभी फसलें, देखिए जैसे आमतौर पर हम देखें कि सभी फसलें एक सामान्य तापमान पर बहुत अच्छी होती हैं जी।
इसके साथ साथ जो अपेक्षित आर्द्रता वातावरण में होती है उसकी भी बहुत ही पर्याप्त नमी होनी चाहिए, बहुत आवश्यकता से अधिक ना हो और कम ना हो। उस पर वो फसलें बहुत अच्छी बढ़वार देती हैं। इसके साथ साथ वातावरण में जो प्रकाश की अवस्था है या अवधि है उसका भी निर्धारण बहुत आवश्यक है। तो अगर प्रकाश की अवधि कम होगी तो फसलों की गुणवत्ता जो है बहुत खराब भी हो सकती है, कम होगी तब भी खराब हो सकती है, लेकिन अगर वो संतुलन में रहे तो बहुत अच्छी होगी। इसी प्रकार जो पोषक तत्व हैं, जैसे आपने कहा कि जो पोषक प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है पॉली हाउस की खेती में। एक तो जो सतत रूप से बढ़वार होती है और फल आता है, सब्जी आती रहती है और तुड़ाई उसकी होती रहती है, इसके लिए सतत रूप से पोषण प्रबंधन भी आवश्यक होता है। तो जो संरक्षित खेती है उसमें ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जो हम खाद देते हैं, प्रत्येक बूंद के साथ जो खाद देते हैं वो पर्याप्त रूप से हमेशा मिलता रहता है। आप देखते हैं कि खुले खेतों में जो खाद डाला जाता है वो वर्ष में 2 या 3-4 बार ही डाला जाता है, या जो सीजन है उसका उसमें 2 से 3 बार ही उसका प्रबंधन होता है। तो अगर बूंद बूंद में खाद की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा होगी तो निश्चित रूप से जो फसल की गुणवत्ता है वो अच्छी होगी। उसका एक कारण है कि ज्यादा खाद और फर्टिलाइजर और केमिकल होने से फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, उसकी गुणवत्ता शरीर के लिए भी अच्छी नहीं होती। इसीलिए मानक रूप से जितना संतुलित पोषक तत्व की आवश्यकता होती है हम इस खेती के माध्यम से इसको सुगमता से दे सकते हैं। तो प्रबंधन बहुत आसान है। जैसा आपने कहा कि जो फसलें हैं हम क्यों पॉली हाउस में करते हैं, इसलिए पॉली हाउस में करते हैं कि जो पॉली हाउस की फसलें हैं वो निरंतर बढ़ती हैं। तो जो बढ़ता और चढ़ता वातावरण का तापमान है या लाइट है या अपेक्षित आर्द्रता है उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इससे जैसा अभी डॉक्टर प्रवीण सर ने बताया कि जो फसल है वो 2 से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकती है। ये सिर्फ प्रबंधन की वजह से है। तो इसलिए जो संरक्षित संरचनाएं हैं, पॉली हाउस हैं, वो फसलों के अनुरूप ही बनाए जाते हैं और उनके अनुरूप ही फसलों का चुनाव करके उगाया जाता है। जी, तो कुल मिलाकर पॉली हाउस खेती की अगर बात की जाए तो एक संरक्षित खेती का माध्यम है जिसके जरिए किसान भाई अपने एक अधिक आय का जरिया भी बना सकते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जो हमें पूरे साल नहीं मिलती हैं, तो उसका भी एक अच्छा खासा एक ऑप्शन के तौर पे आप इस खेती को अपना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी का रुख कर लेते हैं। प्रमोद कुमार जी एक सफल किसान हैं। प्रमोद जी, एक आप सफल किसान हैं और आप नेट हाउस की खेती भी करते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे अब नेट हाउस की खेती करनी चाहिए? क्या चुनौतियाँ और क्या समस्याएं का सामना आपको करना पड़ा इसको स्थापित करने में? जी सर, शुरुआत में मैं ओपन खेती करता था तो उसमें कुछ चैलेंजेस देख रहा था कि कीट ज़्यादा लगते हैं या प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। तो मैं पूसा इंस्टीट्यूट भी गया था और भी हमें फार्मर से ही मिला। तो उसके बाद मैंने ये नेट हाउस में डिसाइड किया कि नेट हाउस में प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है और ऑफ सीजन में मिलता है, तो उससे हमें मार्केट रेट भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो ओवरऑल जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ओवरऑल कम से कम प्रोडक्शन भी 3 से 4 गुना मिलता है और रेट भी हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो जो कि नॉर्मली जो मैंने 3 नेट हाउस से स्टार्ट किया था, तो 3 नेट हाउस इक्वलेंट टू मतलब यदि 3 एकड़ की बात करूँ तो 3 एकड़ में इतना प्रोडक्शन था जो कि नॉर्मली मेरे 100 बीघे में जो 15 से 20 एकड़ में इतना प्रोडक्शन नहीं था। और उसमें मैंने ये देखा कि उसमें मेरे लेबर भी कम लग रही है और इसमें फर्टिलाइजर्स भी कम लग रहे हैं और ये टेक्निकल तरीके से की जाए तो एक बहुत अच्छा आउटपुट दिया और इसमें मैं संतुष्ट रहा और मैंने आसानी से इसे कम्पीट किया सर। जी प्रमोद जी, आप कितने समय से इस खेती को कर रहे हैं और जब से आपने शुरू किया और अब आप इन दोनों के बीच में आप क्या डिफरेंस देखते हैं और अब आपको क्या लाभ हो रहा है? कितना लाभ में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है अब? सर मैं खेती तो लगभग 7-8 साल से कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट लगभग मैंने 5 क्रॉप लिए हैं, यानी लगभग 2.5 साल से मैं नेट हाउस में काम कर रहा हूँ जी। तो कम से कम जो डॉक्टर साहब ने कहा कि 4 से 5 गुने का अंतर है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम ऑफ सीजन में भी इस चीज़ को आसानी से उगा सकते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल है उससे ज़्यादा कॉस्ट मिलती है, जो हमें कीमत मिल जाती है आराम से। और इससे एक चीज़ और देखी है मैंने सर, ये हमें कम से कम 80 से 90% पानी की बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है जी। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ है सर। जी,
तो ये कुछ एक फ़ायदे हैं जो हमारे किसान भाई इस समय नेट हाउस की खेती कर फ़ायदा ले रहे हैं और अपनी आय को भी बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से प्रमोद कुमार जी ने अपनी आय को बढ़ाया और जो उनको 15-20 बीघा की खेती में होता था वो उनको 2 एकड़ की खेती में उतना फ़ायदा ये ले पा रहे हैं। डॉक्टर मानचंद जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मानचंद जी, अब आते हैं खर्चे की बात पर। अगर कोई छोटा मझौला किसान है, वो कई बार दूर से देख के घबरा जाता है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इतने लंबे चौड़े में फैला हुआ है, मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कितना खर्चा आएगा, क्या इसमें खर्चा कितना आता है और सरकार द्वारा क्या कोई ऐसी योजना है जिसके ज़रिए किसान जुड़ सकता है, इसको अपनाकर आगे बढ़ सकता है, क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं किसान के लिए। एक तो किसान के लिए जो स्थानीय बाज़ार है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके आसपास के बाज़ार में किन सब्जियों की और किन कृषि के उत्पादों की आवश्यकता है। जी, बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं कि जहाँ पर पत्ते वाली सब्जियाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं। बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर सलाद के लिए टमाटर, खीरा, कैप्सिकम, शिमला मिर्च यानी कि ये उगाए जाते हैं, उनकी ज़्यादा मांग होती है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर फूलों की खेती उन स्थानों पर ज़्यादा होती है। तो किसान को जो महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी है कि वो फसल का चुनाव करें और फसल का चुनाव करने के बाद जो हमारी संरचना है पॉली हाउस की, उसके निर्माण के लिए तैयारी करें। तो इसमें जैसा अभी डॉक्टर प्रवीण ने भी बताया कि जो ग्रीन हाउस पॉली हाउस है, उसमें जो संरचना का भेद है वो फसलों के चुनाव के हिसाब से ही होता है। जी। तो अगर वातानुकूलित ग्रीन हाउस आप बनाना चाहते हैं, जिसमें नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस हम कहते हैं, और इसमें प्राय नॉर्मल संरचना होती है पॉली हाउस की, और चारों ओर इसके एक ऐसा नेट लगा होता है जिसमें कि आम जो कीड़े हैं, छोटे से छोटे भी कीड़े उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, धूल मिट्टी भी नहीं जा सकती है, और जो इंसेक्ट प्रूफ नेट होता है वो अधिकतर इस हवा के आवागमन के लिए सुगम होता है और फसल पर उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो प्राकृतिक रूप से वायु संवहित ग्रीन हाउस या पॉली हाउस है, उसका चुनाव हम करते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसके अंदर खेती कर सकते हैं। जैसे खीरे की, टमाटर की खेती कर सकते हैं, शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर समझना आवश्यक है किसानों के लिए कि अगर हम खीरे की खेती करेंगे तो वो 3 महीने में एक फसल पूरी हो जाती है। जी। जैसे ही हम दूसरी खेती लगाने के लिए तैयारी करेंगे तो जो बीच का सर्दी का मौसम है 1 से 1.5 महीने का, वो निकल जाता है आमतौर पर दूसरी फसल लगाने के साथ साथ। अब अगर हम शिमला मिर्च या टमाटर की खेती लगा रहे हैं तो यह जो फसल है वो पूरे 11 महीने तक चलेगी। इसके बीच में सर्दी भी आएगी और बहुत गर्मी भी आएगी। तो इस समय हमें थोड़े से अच्छे ग्रीन हाउस या अच्छे पॉली हाउस की आवश्यकता है, जिसमें हम एग्जॉस्ट फैन लगाकर गर्म हवा को बाहर निकाल सकें। जी। और इवेपोरेटिव कूलिंग, जिसको कूलिंग पैड कहते हैं, उसको लगाकर उस पर पानी, जैसे घरों में कूलर होता है, पानी बहाकर ठंडी हवा का जो संवहन है ग्रीन हाउस में वो कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर की जो फसल है उस पर थोड़ी ठंड, बाहर के अपेक्षा ठंडा मौसम हो जाता है। जी। तो जिससे हम फसलों को बचा सकते हैं गर्मी और सर्दी के मौसम में और अच्छी उपज ले सकते हैं। तो किसानों को चाहिए कि एक तो पहले फसल का चुनाव करें, बिल्कुल, फिर उसके अनुरूप पॉली हाउस का चुनाव करें। तो इसमें जब लागत की बात हम करते हैं, जैसे आपने लागत के बारे में पूछा है, तो जो नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है, जिसमें सामान्यतः 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 2 एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं जो 24 इंच के होते हैं और वो बाहर की, अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए सक्षम होते हैं। अगर इसी एरिया को हमने 1000 मीटर के एरिया को ठंडा करना है तो इसमें इवेपोरेटिव कूलिंग पैड लगाए जाते हैं, जिसका अलग से खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए आता है। एग्जॉस्ट फैन का खर्चा लगभग 40 से 50 हजार रुपए आता है। तो अगर इतना खर्चा और करेंगे तो हम 2 महीने तक बहुत अच्छी बढ़वार ले सकेंगे, अच्छी फसल ले सकेंगे, यानी कि 15 से 20% उत्पादन और अधिक हो जाएगा किसान के लिए। तो अगर हम लागत की बात करें तो 900 रुपये प्रति वर्ग मीटर लागत से लेकर 1400 रुपये यानी 1400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से हम इस तरह की जो पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउस की संरचनाएं हैं उनको बना सकते हैं। अब जैसे आपने अनुदान के बारे में पूछा है, तो प्राय
जो मिशन उद्यान स्कीम है भारतीय सरकार की, उसके तहत NHB के माध्यम से जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है हमारा, उसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो सभी प्रांतों में होते हैं और सभी स्थानों में होते हैं। उनके माध्यम से कोई भी किसान अपने क्षेत्र के जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और उनको उनके पास अवेलेबल जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से 1000 मीटर से लेके 4000 मीटर यानी 1 एकड़ क्षेत्रफल तक के लिए अनुदान की व्यवस्था सरकार करती है, जो 50 से 55% और कुछ राज्यों में ये इससे अधिक भी होता है। जी। तो अनुदान अगर आप लेना चाहते हैं सरकार द्वारा तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसका इस्तेमाल आप करके इसका फ़ायदा उठाकर आप पॉली हाउस की खेती कर सकते हैं। और जैसे बार बार इसका चर्चा में बताया जा रहा है कि आपका जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगा, जो नॉर्मल उत्पादन है उसमें कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जो खर्चा आपका आ रहा है पॉली हाउस को लगाने में, कहीं ना कहीं जो आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। और जिस तरीके से इसमें और क्या कुछ खास बातें इसको भी जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीट ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। एक खास विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय को अपनाकर आपके खेती किसानी में बहुत अच्छा परिवर्तन आप देख सकते हैं, आपकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। चर्चा हम कर रहे हैं पॉली हाउस में खेती को लेकर। प्रमोद कुमार सिंह जी का रुख करते हैं, किसान हैं और नेट हाउस की खेती भी कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ इन सब बातों को। प्रमोद जी, जब यहाँ खर्चे की बात आ रही है तो जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इतना इतना अनुदान आपको मिल रहा है, क्या आपने भी सरकार से अनुदान लिया? और जैसे कोई छोटा मोटा किसान हो, आमतौर पर मैं पहले भी सवाल पूछ चुका हूँ, मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, जब वो देखता है कि लंबे चौड़े टेंट लगे होते हैं, पिलर्स लगे होते हैं, व्हाइट कलर के उसमें पॉलीथीन चढ़ी होती है, तो आम जो छोटा मोटा किसान है हमारे देश का, वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है कि मेरे बस की बात ये है भी कि नहीं, मैं उसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह के जो किसान हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से इन सब चुनौतियों से निपटा जाए? सर, गवर्नमेंट ने जो बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से भी और स्टेट का नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करती है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सर इसमें बैंक को इन्वॉल्व किया गया है। आप जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके 75% तक तो बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं और उसी का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 50% आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो बैंक इन्वॉल्व है तो आपको फाइनेंस ईजिली अवेलेबल हो जाता है और उसे आप फिर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पहली क्रॉप के लिए सभी चीज़ों में आपका अनुदान है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे स्ट्रक्चर हो। तो शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा रहता है और फार्मर्स के लिए। और मैंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जो 3 एकड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ 12 लाख थी उस समय, और उसके बाद मुझे फिर उसका 50% सब्सिडी मिली और टाइम पे मिली। ऐसा भी नहीं है कि कोई दिक्कत है, कोई हैजल फ्री है। बस फार्मर थोड़ा अवेयर रहेंगे तो आराम से इसका एडवांटेज ले सकते हैं। जी, तो किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि कई बार किसानों के मन में ये भी रहता है कि सरकारी अनुदान लेने में या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कई समय लग जाता है, फाइलें घूमती रहती हैं, कागज़ घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी समाधान आपके लिए कर दिया गया है। जैसे प्रमोद जी ने बताया कि समय पर आपको मिलेगा, ये नहीं कि आपको लटकाया जाएगा, आपको घुमाया जाएगा। अब बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं और बहुत तेज़ी से सरकारी विभाग में भी काम होने शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण जी का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन अगर हम फसलों के चुनाव की बात करें, डॉक्टर मानचंद जी ने कि फसल का चुनाव करना बहुत आवश्यक है अपने क्षेत्र के अनुसार कि आपके क्षेत्र में किस चीज़ की मांग ज़्यादा है। फसल के चुनाव के साथ साथ फसल की वैरायटीज़ का चुनाव करना कितना ज़रूरी है? क्या किसी भी पॉली हाउस में कोई भी फसल लगा सकते हैं या उसकी वैरायटीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, और कौन सी वैरायटीज़ को लगाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, पहले तो जो ये किसान भाई जो लोग भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये जान लें कि आप सभी फसलें
जो चाहे सब्जी की हैं या किसी फल की हैं, तो वो पॉली हाउस के अंदर आप नहीं लगा सकते। अभी जो हमारे यहाँ जिस तरह का वातावरण है या सिस्टम है, तो कुछ फसलें ही पॉली हाउस के अंदर उनकी खेती की जा रही है। जैसे एक तो बिना बीज वाला खीरा, दूसरा चेरी टमाटर, तीसरा जो हमारा नॉर्मल टमाटर है वो, और जो हरे लाल पीले रंग के जो कलर्ड कैप्सिकम रंगीन शिमला मिर्च हैं, मुख्यतः इन 3 फसलों की खेती की जाती है। इसके अलावा भी आप जो स्पेशलिटी मेलन्स हैं, आपने देखे होंगे पीले रंग के खरबूजे जो हैं वो हैं, या कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोग, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो परागण है वो आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप शिमला मिर्च, टमाटर, चेरी टमाटर और बिना बीज वाला खीरा, इनके 3 के अलावा कुछ और फसल लगाते हैं तो उसमें आपको अपना परागण सुनिश्चित करना पड़ेगा। हाँ, एक और अभी जल्दी ही नई फसल इंट्रोड्यूस हुई है, जो उसको कहते हैं हम पार्थेनोकार्पिक बैंगन। तो उस बैंगन में भी बिना पॉलिनेशन किए आप बैंगन उगा सकते हैं। तो ये 4 जो फसलें हैं इनको तो हम लगातार लगा सकते हैं, चाहे आप पॉली हाउस हो, नेट हाउस हो, लो टनल हो या वॉक इन टनल हो। इसके अलावा जो हमारी प्रजातियों की बात जब करते हैं, तो जैसे कि हम पहले खीरे को लें, तो अधिकतर जो भी विदेशी कंपनियां या निजी क्षेत्र की जो कंपनियां बीज देती हैं, वो बीज गिनती के संख्या पे निर्धारित होता है। जैसे अगर 1000 बीज है उसमें, तो पता चला कि वो 6 रुपए से लेके 12 रुपए प्रति दाना उसकी कीमत होती है। तो जो हमारे सरकारी तंत्र में जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हमारे पूसा संस्थान से एक बिना बीज वाले खीरे की एक प्रजाति है, PPC 6 कहते हैं उसको, दिल्ली पूसा पार्थेनोकार्पिक 6, तो उसको आप ले सकते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की एक पंजाब खीरा नंबर 1 है। तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं, इनको आप लेकर, इनको पहले कम क्षेत्र में लगाकर आप देख सकते हैं कि उनका उत्पादन जो दूसरी प्रजातियां हैं उनके जो कंपैरिजन में कैसा है। लेकिन ये अच्छी प्रजातियां हैं और अच्छा कर रही हैं। अगर हम चेरी टमाटर की बात करें, तो टमाटर भी आजकल जो विदेशी कंपनियों के आते हैं, वो भी नंबर के आधार पे ही उनके बीज भी मिलते हैं। तो इस क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पूसा नई दिल्ली में है, तो वहाँ से एक तो पूसा चेरी 1, ये लाल रंग की है, गोल फल होता है इसका। दूसरी जो हमारी है पूसा गोल्डन चेरी नंबर 2, ये पीले रंग की फसल है, सुनहरे रंग की, और बहुत ही मीठी किस्म है। तो आप इन दोनों किस्मों को ले सकते हैं। इसके अलावा एक पूसा चेरी शंकर 1 हाइब्रिड किस्म है टमाटर की, चेरी की, तो उसको आप ले सकते हैं। रेगुलर टमाटर में जो हमारा नॉर्मल टमाटर है, उसके लिए पूसा टमाटर संरक्षित 1 ये है, दूसरा पूसा रक्षित के नाम से 2 प्रजातियां हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं किसान भाइयों को मतलब उसको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम पॉली हाउस के अंदर किस्में लगाते हैं, जैसा डॉक्टर मामचंद सिंह जी ने बताया अभी, कि वो अनियमित बढ़वार वाली होती हैं। जैसे जब आप खुले खेत में जो फसलें आप टमाटर की देखते हैं, वो 3 साढ़े 3 महीने में फसल खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी अधिकतर जो ऊंचाई है पौधे की वो 2-2.5 फीट तक ही जाती है। लेकिन जो आप पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं, वो कई मायरों में आप देखें तो 16, 17, 18 फीट तक उसकी ऊंचाई चली जाती है, वो लगातार बढ़ती रहती है। तो जो इनडिटर्मिनेट लगातार बढ़ने वाली किस्में हैं, हम उन्हीं किस्मों का चयन करें। इसी तरह शिमला मिर्च में है, इसमें भी कई तरह के, हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली है, वहाँ से एक पूसा प्रीत है उसका, जबकि उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, 80 ग्राम के आसपास फल का वजन होता है। इसके अलावा निजी क्षेत्रों की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर है, उनकी कई सारी प्रजातियां हैं। तो उन प्रजातियों को आप ले सकते हैं और उनसे आपको अच्छा उत्पादन भी मिलता है। तो ये प्रजातियां हैं। और इसको एक और चीज, कई बार किसान भाई नॉर्मल खरबूजा जो बाहर खुले खेत के लिए अनुमोदित की गई है, उस बीज को पॉली हाउस के अंदर लगा देते हैं। अब क्या होता है, पौधा तो चलेगा, फूल भी आएगा, लेकिन फल नहीं बनेगा। तो किसान की शिकायत होती है कि साहब इसमें फल नहीं बन रहा। फल इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उस किस्म में परागण की आवश्यकता है। और अगर क्योंकि जब आप पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर हैं, तो वहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होता है, तो परागण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए या तो हम ऐसी किस्में लगाते हैं अंदर जिनमें स्वपरागित हैं जो,
या फिर उनमें परागण की आवश्यकता ना हो, वो पार्थेनोकार्पिक हाइब्रिड्स होते हैं या वैरायटीज़ हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर प्रवीण जी, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपने वैरायटीज़ बताई, जो प्रजातियाँ बताई कि ये चीज़ें हैं, तो क्या ये प्रजातियां देश भर हर कोने में उपलब्ध हैं? क्या हर किसान इन प्रजातियों को अपने अपने क्षेत्र में उपलब्ध कर सकता है या करा सकता है? कैसे उपलब्ध होंगी ये सब चीज़ें? देखिए, जो दिल्ली NCR का क्षेत्र है, वहाँ से हम बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पूसा संस्थान में आके या जो संबंधित वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में हैं, उनसे वो बीज ले रहे हैं और इस तरह की फसलों को उगा रहे हैं। इवन अभी बहुत जल्द की बात है, मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा तो दिल्ली में ही है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है, तो बहुत बहुत दूर से इन प्रजातियों की जो है मांग आ रही है, जबकि इन प्रजातियों का जो अनुशंसा की गई है, क्योंकि ये दिल्ली प्रदेश से हैं, तो वो दिल्ली प्रदेश के लिए ही है, लेकिन चूँकि किसान लगाते हैं और उनको आर्थिक उपलब्धि हो रही है, तो इसलिए ये प्रजातियाँ दूसरे क्षेत्रों में भी प्रसारित हो रही हैं। जी, प्रजातियों की बात हो गई, डॉक्टर मानचंद जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मानचंद जी, आपने कहा था कि नेट हाउस में कुल मिलाकर ना के बराबर कीट या कोई पतंगा आने की संभावना ना बराबर रहती है, लेकिन अगर हम रोगों की बात करें तो क्या रोग लगने की संभावना रहती है? खरपतवार करना, नियंत्रण करना इसमें ज़रूरी होता है? खरपतवार निकल कर आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या इन सब चीज़ों से किसान बेफिक्र रहते हैं नेट हाउस में? आमतौर पर जो नेट हाउस होता है वो एक तरह के नेट का ही बनाया हुआ घर होता है, और ये सुनिश्चित करें किसान की जो नेट की जो थिकनेस है वो 27 मैस नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर ही होनी चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि बहुत सारे किसानों को इसकी बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, तो वो 27 मैस भी लगा देते हैं, जिसको कई बार मोनोनेट के नाम से लोग बेच देते हैं और किसान सोचता है कि वो सस्ते में मिल रहा है तो उसको लगा देते हैं। तो आमतौर पर हम ये संस्तुति करते हैं कि 40 मैस कम से कम 40 मैस का नेट लगाएं, और जहाँ पर जैसे ठंडी जगहें हैं जहाँ पर हवा धूल मिट्टी कम चलती है, वहाँ पर 50 मैस का नेट लगा सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि उत्तराखंड में या हिमाचल में जो लोग खेती करते हैं और वहाँ पर मौसम अनुकूल रहता है, तो अनुकूलता के हिसाब से 2 से 3 या 4 महीने की जो फसल उगाई जा सकती है वो नेट हाउस में उगाई जा सकती है सुगमता से। वहाँ पर एक एडवांटेज ये होता है कि बहुत धूल भरी हवाएं नहीं होती हैं, जिससे कि उसके छिद्र बंद हो जाएं। तो वहाँ पर हम, क्योंकि वहाँ वातावरण थोड़ा ठंडा होता है और रात को थोड़ा गर्म रखने के लिए 50 मैस का नेट फायदेमंद रहता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में 40 मैस का नेट लगाना चाहिए, जिससे हवा का आवागमन भी सुचारू रूप से होता रहे और कोई भी छोटा कीड़ा उसके अंदर ना घुसे। और आप देखते हैं कि जब बारिश होती है तो प्राय अगर जैसे 50 मैस या उससे ज़्यादा का नेट है तो उसमें पानी रुकने से उसके छिद्र बंद हो जाते हैं, और कई बार अगर छत पर भी वो नेट लगा हुआ है तो वो नीचे झुक जाता है पानी के वजन से। तो आप इसलिए सबसे उत्तम जो नेट है वो 40 मैस का नेट होता है, और ये बहुत ही सुगम काम करता है, और आमतौर पे अगर कोई डैमेज नहीं हुआ तो ये 7 से 8 साल तक भी इसकी लाइफ होती है जी, और बिना किसी नुकसान के ये आपको लगातार काम करता रहता है जी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर निकल के बात ये सामने है कि नुकसान यहाँ पर आपका कम है, लागत आपकी हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ी सी ज़्यादा मेरी लागत लग गई, लेकिन जो आपको उपज मिलेगी उससे आपकी लागत भी कहीं ना कहीं आप इक्वली कर सकते हैं, जो आपको इनकम उस फसल उत्पादन से होगी। डॉक्टर मानचंद जी, एक समस्या और भी हम देखते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में ही एक दर्शक का सवाल था, उनका सवाल ये था कि कई बार हम देखते हैं जैसे इंग्लिश ककम्बर की खीरी यहाँ पर प्रमोद जी कर रहे हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो देसी खीरा ही उगाते हैं, जब बाज़ार में वो लेकर जाते हैं तो कुल मिलाकर उनकी खीरे की डिमांड नहीं रहती है, बल्कि जो नेट हाउस में खीरा उगा गया उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। ऐसे में उस किसान के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो रही है, और अगर दूसरे किसान को भी आगे ना बढ़ा जाए तो उसके लिए भी समस्या है। ये भी एक कहीं ना कहीं चुनौती निकल कर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या समाधान किया जाना चाहिए कि ताकि उस किसान को भी एक प्लेटफॉर्म मिले और एक उसके जो उत्पाद है उसका अच्छा खासा उसको प्राइस मिले, और उस किसान को भी उत्पाद का प्राइस सही तरीके से मिले? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि इन दोनों खीरों में अंतर है। जो देसी खीरा होता है प्राय उसमें जो थोड़ा कड़वापन होता है वो जिनको वो पसंद है वो लोग उसको खाते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ कुकुम्बर है, मीठा खीरा भी इसको हम कहते हैं, और ये पूरा जो है
एक सलाद के रूप में खाया जाता है और बहुत ही आम प्रचलन है इसका कि ये अप मार्केट में प्रेफरेंस है इसकी जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि जो खीरा स्किन के साथ हम खाते हैं उसका शरीर के लिए हमें काफ़ी अच्छा फायदा होता है, लेकिन देसी खीरे में स्किन को छील दिया जाता है उसके कड़वापन के कारण। तो जो स्किन से हमें तत्व मिलते हैं, अच्छे गुण शरीर के लिए मिलते हैं, वो नहीं मिल पाते। तो इन दोनों की तुलना करना जो है बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो इसकी जो मांग है वो बिल्कुल अलग होती है और जो अप मार्केट है उसमें चाइनीज कुकुम्बर की मांग होती है। जैसे हमारे किसान, माननीय किसान बैठे हैं यहाँ प्रमोद जी, इनको अनुभव है कि जो इनका खीरा है वो अप मार्केट का खीरा है, जो सामान्य मंडी है उसका खीरा नहीं है। तो अगर सामान्य मंडी में भी इस खीरे को आप ले जाएंगे, अपेक्षाकृत आपको इसका दाम तो अधिक मिलेगा, लेकिन उतना अधिक नहीं मिलेगा जितना कि अप मार्केट में मिलता है। तो इसके लिए जो बहुत सारे किसान हैं जो इसको उगाते हैं, उन्होंने जो 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं उनमें जो सप्लाई होती है उसमें डायरेक्ट अपना संबंध किया हुआ है। जहां पर सामान्य तौर पर जो मंडी में रेट 18 रुपए किलो या 20 रुपए किलो किसान को मिलता है, वहां अप मार्केट में इसका रेट 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो या 45 रुपए किलो आमतौर पर मिल जाता है जी। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बायर्स कहाँ पर हैं, हमारे कंज्यूमर्स कहाँ पर हैं। और इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि सामान्यतः जो देसी खीरा होता है उसकी उपलब्धता साल में बहुत ही कम समय के लिए होती है, लेकिन जो चाइनीज खीरा है, ये मीठा कुकुम्बर है, बीज रहित कुकुम्बर है, एक तो ये पूरे वर्ष भर उपलब्ध रह सकता है। इसमें सिर्फ किस्मों का चुनाव किसान ने करना है। तो जैसे अभी डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि कुछ ऐसी किस्में हैं खीरे की जो सर्दी के मौसम में आप लगाएंगे तो गर्मी के मौसम तक बिना प्रतिकूल प्रभाव पड़े होगी और फलत भी अच्छी देगी। कुछ ऐसी किस्में हैं जिसको आप सर्दी के मौसम में लगाएंगे तो गर्मी के मौसम तक चलेगी और गर्मी के मौसम में लगाएंगे तो सर्दी के मौसम तक चलेगी। तो जैसे मल्टी स्टार है, सन स्टार है, तो जो किस्मों का चुनाव है जैसे खीरे में वो करना बहुत आवश्यक है जी। तो आमतौर पर जैसे आप देखते हैं कि गर्मी में लगाई हुई फसल सर्दी में नहीं चल पाती है, सर्दी में लगाई हुई गर्मी में नहीं चल पाती है। तो इन किस्मों का चुनाव करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हिल्टन है, आई सैटिस है, या असलान है, नैनजी है, ये जो किस्में हैं खीरे की, ये आमतौर पर देखा गया है कि सर्दी में आपने लगाई तो गर्मियां आने पर इसकी बढ़वार और फलन कम हो जाता है, इसकी पैदावार कम होती है। तो सुनिश्चित करें कि किस अवधि में आपकी फसल जाने वाली है, तो उसी के अनुरूप आप किस्मों का चुनाव करें जी। तो किस्मों का चुनाव करना भी बहुत आवश्यक होता है। कुछ और खास बातों पर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। पॉली हाउस में खेती कितने फायदेमंद आपकी हो सकती है, क्या आपकी लागत आएगी, किस तरीके से आप फसलों की देखभाल कर एक अत्यधिक आमदनी आप बना सकते हैं, अपनी आय को डबल कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। कुछ बारीकियों पर हम यहाँ पर बात करें। डॉक्टर प्रवीण जी का एक बार फिर से रुक करता हूँ। डॉक्टर प्रवीण जी, जिस तरीके से तमाम बातें चल रही हैं, इसमें अगर हम बात करें पॉली हाउस की खेती की, पॉली हाउस लगाने के बाद क्या उस पॉली हाउस में एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर सिर्फ एक फसल लगाई जा सकती है या फसलें अलग अलग भी हो सकती हैं? देखिए, जो हम पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं तो जो हमारे जैसे आपने टमाटर या शिमला मिर्च की बात की, तो हम तीनों फसलें भी एक साथ लगा सकते हैं, खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर। लेकिन क्योंकि मान लिया आपका स्ट्रक्चर 1000 वर्ग मीटर का है, तो 1000 वर्ग मीटर के हिसाब से अगर आप उसके अंदर लगाएंगे तो जो आर्थिक उसको मतलब कहना चाहिए
उतना उत्पाद आप कैसे लेंगे, ये एक समस्या होती है। क्योंकि मार्केट में आपको जो उत्पाद भेजना है, वैसे उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने अनुसंधान के दौरान इस तरह तीनों फसलें भी लगाई हैं। दोनों फसलें जो कि जैसे शिमला मिर्च और टमाटर लगाते हैं, चूंकि दोनों के कीट और रोग एक जैसे हैं, तो एक बार ये समस्या जरूर आती है कि अगर कोई कीड़ा टमाटर में आता है और चूंकि जो शिमला मिर्च है वो उसी कुल की है, उसी परिवार की है, तो वो कीड़ा जो है उसको भी प्रभावित कर देता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर किसान को अपने उसके उपयोग के लिए लगानी है, लेकिन व्यावसायिक तौर से देखें तो मुझे लगता है कि शायद नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर मांग वहाँ के बाजार की, मतलब वहाँ जहाँ पे लगा हुआ है आपका स्ट्रक्चर, अगर मांग कम है तो आप उनके पार्टीशन करके आप तीनों चीज़ें एक में लगा सकते हैं जी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जी। चलिए प्रमोद जी का रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, बात यहाँ मार्केटिंग की निकल कर आई, आपके लिए मार्केटिंग कितना आसान था, मार्केट को रीच करना कितना आसान था, और जो किसान नई तरीके से शुरुआत कर रहा है वो किस तरीके से मार्केट को रीच आउट करे ताकि उसका जो उत्पादन है वो सही तरीके से सही समय पर मार्केट तक पहुंच जाए और उसका जो दाम है उसको सही तरीके से मिल पाए? जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था कि अपने क्षेत्र में ये देखना होगा कि किस प्रोडक्ट की कहाँ कितनी डिमांड है, तो उसी हिसाब से पॉली हाउस का चुनाव करेंगे और फिर प्रोडक्शन लेंगे। तो पहले मार्केट को एक बार देखना होगा। और चूंकि मैं एनसीआर के अंदर कर रहा हूँ, तो यहाँ मार्केट की ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि डिमांड ज़्यादा है। इवन हम पूरे साल हम इन कंपनीज को या मार्केट को पूरा सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ये मार्केट का इशू नहीं है। और चूंकि ये ऑफ सीजन में होता है तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपको मार्केट के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, और चूंकि ओपन में नहीं हो पाता, ये लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए प्राइस भी मिलते हैं और अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहती है किसान के लिए। डॉक्टर मानचंद जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मानचंद जी, हम किसानों को ये भी कहते हैं कि सह फसली अपनाएं, फसल चक्र को अपनाते रहें ताकि आपकी भूमि उपजाऊ रहे और आपका उत्पादन भी लगातार बरकरार रहे। अगर इस पॉली हाउस की खेती या नेट हाउस की खेती की बात करें तो क्या इसमें भी फसल चक्र को अपनाया जा सकता है, सह फसली को अपनाया जा सकता है? बिल्कुल जी। आप देखते हैं कि कोई भी फसल, या तो आप शिमला मिर्च लगाएं या टमाटर लगाएं, कम से कम 3 महीने यानी 60 डेज से लेकर 75 डेज या कभी कभी 80 से 90 दिन भी लेती है फल आने तक। और इन 2 से 3 महीने की अवधि तक जो फसल की बढ़वार है वो भी इतनी रहती है कि आपको अपना ग्रीन हाउस, पॉली हाउस थोड़ा खाली खाली दिखता है। तो अगर इस फसल के साथ साथ आप बीच की लाइन में या बीच में अगर आप देखते हैं कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार लगाई जाती है या कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार लगाई जाती है, तो जो बीच का क्षेत्र है आमतौर पर यह देखा गया है, किसान भी उनको हम संस्तुति भी करते हैं और किसान भी अपने इंटरेस्ट से, जैसे उसमें ब्रोकली की सब्जी लगा लेते हैं, और ब्रोकली जो है वो 2.5 से 3 महीने में तैयार होकर बाजार में चली जाती है, फिर वो जड़ क्षेत्र खाली हो जाता है जी। पालक की सब्जी लगा लेते हैं, पालक भी 45 से 50 दिन में तैयार होकर निकलकर बाजार में चली जाती है, फिर वो क्षेत्र खाली हो जाता है। पालक लगाने का या चुकंदर लगाने का एक एडवांटेज और है, अधिकतर जो हमारा परिनगरीय क्षेत्र है दिल्ली के आसपास का, यहाँ पर जो पानी की गुणवत्ता है बहुत अच्छी नहीं है। अधिकतर क्षेत्रों में पानी का पीएच मान थोड़ा ज्यादा होता है, तो अगर जैसे चुकंदर है या पालक है या कोई भी और पत्ती वाली सब्जियां हम लगा देंगे इसमें, तो जो सॉल्ट हैं उनको ये पत्तेदार सब्जियां अपने अंदर ज्यादा ले लेती हैं और हमारी मिट्टी को रिक्लेम कर देती हैं, मिट्टी की गुणवत्ता और इससे बढ़ जाती है। और साथ ही साथ इसमें एक अलग से फसल चक्र भी हमें मिल जाता है जो कम अवधि का होता है। किसान भाई कभी भी ऐसी कोई फसल ना लगाएं जिसको 2.5 महीने से या 3 महीने से ज्यादा उसको उसी पॉली हाउस में रखना पड़े। ये जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अधिकतर जो कीट होते हैं या बीमारियां होती हैं, जब हम एक फसल लगाते हैं और उसको जब खत्म करते हैं तो उसकी बीमारियां या कीड़े जो फसल अब बच गई है उसमें चले जाते हैं, तो ये एक समस्या हो जाती है। और वरना किसान इसको उगाकर, जैसे धनिया है, धनिया भी 30 दिन की अवधि में तैयार हो जाता है, तो धनिया लगा सकते हैं उसकी मेड़ में या बीच के स्थान में, जिससे कि इस तरह की सह फसल को अपनाकर एक अधिक से अलग से और बहुत जल्दी जो इनकम है, लाभ है, वो ग्रीन हाउस की खेती से, पॉली हाउस की खेती से मिलने लगता है जी। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है
डॉक्टर प्रवीण जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, हम जब खेती किसानी की बात करते हैं या किसान की बात करते हैं या किसी भी फसल लगाने की बात करते हैं जब, तो सबसे पहले जब किसानों को बताया था कि आप फसल का चुनाव तो कर लें, लेकिन फसल के जब बीज या प्रजाति का भी आपने चुनाव कर लिया, फसल के बीज को लेकर आते हैं तो बीजोपचार की बात की जाती है कि बीजोपचार करके अगर आप फसल लगाएंगे तो आपकी पैदावार तो बढ़ेगी, साथ ही जो कीट रोग लगाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। पॉली हाउस में, नेट हाउस में बीजोपचार करना कितना महत्वपूर्ण है, इसकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, जो हमारा बीज अधिनियम है उसके हिसाब से जो भी हमें बीज मिलता है, जो भी निजी क्षेत्र की कंपनियां जो बेचती हैं वो सारे पहले से ही शोधित होते हैं, उनमें बीज उपचार किया हुआ होता है। और जो हमारी पब्लिक सेक्टर की हैं कभी कभी उनमें भी किया होता है, किसी में हो सकता नहीं किया हो। तो जो भी किसान भाई हैं, चूँकि अधिकतर जो पौधे जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो खीरा हो, शिमला मिर्च हो, टमाटर हो, वो पहले उनकी पौध बनाई जाती है और पौध के बाद फिर उस नर्सरी में पौध बनाकर उस पौध को हम मुख्य पॉली हाउस में रोपित करते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो भी आप फसल लगाना चाहते हैं उस फसल को पहले बीजोपचारित कर लें। तो उसके लिए हम बहुत पुरानी हमारी दवाइयाँ हैं, थीरम है या बाविस्टिन है, तो उसको 2 ग्राम जो दवाई है और प्रति किलो जो बीज के हिसाब से उसको हम शोधित करते हैं और उसके बाद उस शोधित बीज को आप ट्रे में लगा देते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई कई बार ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, वो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ध्यान दें कि इनका इस्तेमाल ना करें दवाओं का। उसकी जगह पे फिर वो पंचगव्य या दूसरे जैसे ट्राइकोडर्मा है, उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं वहाँ पे। जी, तो बीजोपचार करने की अगर आप बात करते हैं कि पॉली हाउस में बीजोपचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टर प्रवीण जी ने इसका भी उपाय आपको बता दिया है। डॉक्टर मानथन जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मानथन जी, तमाम बातें हो गई कि हमने बीज लगा लिया, नेट हाउस तैयार कर लिया, खर्चे की बात हो गई, मार्केट की बात हो गई। अब बात करते हैं तुड़ाई की। जो किसान बिना नेट हाउस की खेती कर रहे हैं, जो अपने फसल लगाते हैं या फल लगाते हैं या सब्जी लगाते हैं, खीरा टमाटर कुछ भी लगाते हैं, उसकी तुड़ाई करने की विधि क्या पॉली हाउस में तुड़ाई करने की विधि से अलग होती है? मार्केट जाने से पहले कितनी देर पहले आपको तुड़ाई करनी चाहिए, और तुड़ाई क्या डंठल से होनी चाहिए, पत्ते समेत होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, और दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बाज़ार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फल हैं उनकी तुड़ाई बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे समय में होनी चाहिए। जी, तो सबसे जो पहला इसमें एक कारगर उपाय ये है कि दिन के जिस समय में तापमान कम हो उस समय तोड़ाई करें, क्योंकि जो बढ़ रहे हैं फल पौधों से तोड़े गए हैं उनकी जो श्वसन क्रिया है, रेस्पिरेशन रेट है, वो बहुत ज़्यादा होता है ज़्यादा टेम्परेचर पर। कम टेम्परेचर पर बहुत कम होता है। तो इसलिए जो आप ज़्यादा तापमान पर फसल को तोड़ेंगे तो उसकी जो तोड़ने के बाद जो उसकी एक लाइफ होती है वो कम हो जाती है। यानी कि अगर 4-5 दिन भी कंज्यूमर तक लगेंगे तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो भी फल है उसको तोड़ना बहुत ही एक टेक्निकल कार्य है। जैसे खीरे की तुड़ाई आप करते हैं तो एक तो खीरा तोड़ने के समय आपको ये देखना है कि उसमें जो डंठल है, डंठल के पास का जो हिस्सा है वो ऐसा छिलना नहीं चाहिए जिससे उसमें फल में घाव ना हो, नहीं तो वहां से रॉटिंग शुरू हो जाती है। दूसरा, खीरे में जो फूल लगा होता है आप देखते हैं कि उसके खीरे के एंड पर फूल अभी भी लगा होता है जबकि खीरा बढ़ रहा होता है, तोड़ने लायक हो जाता है। जी, तो बाजार में प्राय ये देखा जाता है कि जो फूल ताज़ा है खीरे में लगा हुआ उसके दाम बाजार में अधिक मिलते हैं और उसकी गुणवत्ता को अच्छा माना जाता है। जी, तो किसान जब भी इसकी तुड़ाई करते हैं तो ये ध्यान रहे कि जो फूल है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, उससे फल की गुणवत्ता का असर पड़ता है। जी, तो अगर फूल ड्राई हो जाता है और फल का आकार भी बड़ा और गोल मटोल हो जाता है तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो आमतौर पर बहुत सारे कंज्यूमर हैं जो इस ऐसे खीरे को खरीदना कम पसंद करते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। बिल्कुल। और दूसरा, जो स्किन कलर है वो हल्का हो चुका हो। हल्का होने का मतलब है कि वो ओवर हो चुका था तब तोड़ा गया है। जी। तो खीरे में इन सावधानियों को बहुत अच्छे से रखना चाहिए और तुड़ाई के बाद भी इस बाजार जाने से पूर्व इसकी ग्रेडिंग कर लें ताकि आपको पूरे खीरे के दाम कम ना मिले, कम से कम आधी मात्रा के खीरे के दाम अधिक मिल जाएं और बाकी खीरे के सामान्य दाम मिल जाएं। इसी तरह से टमाटर में देखा गया है कि टमाटर में जो कैलिक्स होता है, हरे हरे जो उसके
वो होते हैं डंठल के पास में, वो टमाटर के साथ ही रहने चाहिए, वो उससे छुटने नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है और उसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। और जो टमाटर का रंग है वो प्राय थोड़ा सा टर्निंग स्टेज में होना चाहिए। तो अगर किसी ने टमाटर खरीद लिए और 4 दिन फ्रिज में रखने पड़े या टेबल पर रखने पड़े तो तब भी वो उनको कंज्यूम कर सकें, उनकी ओवर राइपनिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से शिमला मिर्च का डंठल भी उसके साथ होना चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। और ध्यान रहे कि शिमला मिर्च में ग्रेडिंग अवश्य कर लें, क्योंकि जो चारों कोने हैं शिमला मिर्च के वो बाजार में बराबर दिखने चाहिए। अगर वो नुकीली हो गई है, उसका साइज पिचक गया है, इर्रेगुलर हो गया है, तो उसके दाम प्राय रूप से अच्छे नहीं मिलते। इसलिए सभी सब्जियों की ग्रेडिंग अवश्य कर लेनी चाहिए मार्केट में जाने के लिए, ताकि आपको सारी फसल के दाम कम ना मिले। कुछ जो फसल आपकी ऐसी है जिसको ग्रेडिंग करके आप दूसरे ग्रेड में बेच सकते हैं कम दामों पर या स्थानीय बाजार में, तो इसका ध्यान अवश्य रखें। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर मानसिंह जी ने आपने बताई कि किस तरीके से तुड़ाई और ग्रेडिंग का कितना असर पड़ता है किसान के बाजार में पहुंचने के बाद, और जो उसको दाम मिलता है बाजार में उसमें भी बहुत असर डालती है जो तुड़ाई होती है। आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा करी, जिस तरीके से किसान भाई देख रहे हैं कि बेमौसम परिवर्तन हो रहा है और जिस तरीके से पर्यावरण एक चुनौती के रूप में निकल कर आता है। बेमौसम बरसात हो जाती है, ओलावृष्टि होती है, तापमान अनुकूल नहीं होता है फसलों के हिसाब से, और इसी तरीके से कीट पतंगों का खतरा रहता है, रोग बीमारियों का खतरा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सिंचाई की व्यवस्था सही तरीके से नहीं पाती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान एक तकनीक के रूप में आप देख सकते हैं, इसको तकनीक भी कह सकते हैं कि अगर आप पॉली हाउस खेती को अपनाते हैं तो आप फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं कम लागत के जरिए और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, तमाम बारीकियों आप तक पहुंचाई गई हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए। डॉक्टर प्रवीण जी, आपका बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आप आए, बहुत बेकीमती जानकारियां आपने साझा की। डॉक्टर मानचंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रमोद कुमार जी, आपने अपने अनुभव से जो बातें हमारे किसान भाइयों को बताई हैं, उम्मीद करते हैं ये सभी जानकारियां किसान भाइयों को लाभ पहुंचाएंगी और वो पॉली हाउस खेती को अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। इस कार्यक्रम के अगले अंश में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी सुझाव या कोई भी विचार आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे को मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। तो उम्मीद करते हैं इन जानकारियों का किसान भाई सही तरीके से अच्छे से लाभ उठाएंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। फिर से हाजिर होंगे एक महत्वपूर्ण विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।